नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी हमारा। बम घरों पर गिरे, सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की पहुंच जाती है। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की ये पंक्तियां आज दुनिया भर में जारी युद्ध पर सटीक बैठती है। इजराइल और हमास की जंग जारी है। रूस और यूक्रेन तो बीते 3 वर्षों से जंग की आग में झुलस रहे हैं। लेबनान के साथ भी इजराइल जंग में उलझा हुआ है। ईरान में भी उथल पुथल मची है। वैसे तो वर्ष 2024 महाद्वीपों में फैले देशों की किस्मत को आकार देने वाली कई राजनीतिक घटनाओं का गवाह बना। वैश्विक राजनीति में एक परिवर्तनकारी साल रहा, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में महत्वपूर्ण चुनाव, शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को आकार देते नजर आए। दक्षिण कोरिया जैसे देश लोकतंत्र को महत्व देने के लिए जाना जाता रहा जिसे, लेकिन वहां थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन आपातकाल का साया दिखता नजर आया। भारत में पीएम मोदी सत्ता विरोधी लहर को हराकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जबकि पड़ोस में बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा और बांग्लादेश नेशनल पार्टी का पुनरुत्थान हुआ। हमास ने छेड़ा और अब इजराइल छोड़ नहीं रहा। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर बड़ा हमला किया। जवाब में इजराइल सेना ने भी गाजा पट्टी पर हवाई और जमीनी हमले शुरू किए। हिजबुल्लाह यमन के हुती विद्रोहियों, सीरिया, इराक और ईरान के एक साथ आने के बाद भी वो इजराइल को नहीं झुका पाए और 2024 के अंत तक हमास के तेवर ढीले पड़ते नजर आए। अब वह जंग रोकने की गुहार लगा रहा है। गाजा के करीब 20 लाख लोग युद्ध के कारण बेघर हो चुके हैं। हमास के एक नेता ने कहा है कि गाजा में युद्ध विराम के लिए बातचीत फिर से शुरू हो गई है। युद्ध को समाप्त करने के लिए जल्द समझौते की उम्मीद है, यानी 2025 में मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध पर विराम लग सकता है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग ने तोड़ी कमर। विवादित नारगोन कर्ब क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हिंसक जंग ने दोनों को नुकसान पहुंचाया है। दोनों के बीच रुक रुक कर हमले और मौत की खबरें आती रह रही। इस क्षेत्रीय विवाद और जातीय संघर्ष ने नारगोन कारबाख क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को भी खासा प्रभावित किया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पुख्ता तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2025 के दोनों के बीच संबंध सुधारने के हालात बन रहे हैं। यूक्रेन को रूस पर बढ़त। 20 फरवरी 2022 को शुरू हुए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 3 साल होने वाले हैं। यूक्रेन ने अपने कब्जे वाले 54% क्षेत्र को फिर से हासिल कर लिया है। अभी देश के 18% हिस्सों पर रूस का कब्जा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने की योजना बना रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन अब जंग के मैदान में सैनिकों से ज्यादा ड्रोन की मदद ले रहा है। अमेरिकी चुनाव। कुमार पाशी का एक शेर है, एक कहानी खत्म हुई, एक कहानी बाकी है। मैं मिस्मार हूँ, लेकिन मेरा सानी बाकी है। ये लाइनें डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उसके दुनिया पर पड़ने वाले असर पर एकदम मुफीद बैठती है। ट्रंप की वापसी की चर्चा न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में हुई। इसकी कई वजह भी हैं। इस समय दुनिया में 2 बड़े युद्ध इजराइल और हमास के बीच और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे हैं। ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन में कह चुके हैं कि वो जीते तो जंग रोक देंगे। जीत के बाद उन्होंने ये बातें दोहराई भी है। ट्रंप के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह में 20 जनवरी 2025 को होगा, जिसके बाद वो आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद की शक्ति हासिल कर पाएंगे और जिम्मेदारियां संभालेंगे। ये देखना बाकी है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल दुनिया के लिए क्या मायने रखेगा। अमेरिका दुनिया पर अपना प्रभुत्व छोड़ने को तैयार नहीं है। वो जिस चीज से पीछे हटना चाहता है वो नेतृत्व की भूमिका है, जहां उसके सहयोगी सुरक्षा के लिए उस पर निर्भर थे। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ महाभियोग। इमरजेंसी मार्शल लॉ महाभियोग और रक्षा मंत्री का इस्तीफा। साउथ कोरिया की बीती रात इन्हीं हेडलाइन के साथ बीती है। 3 दिसंबर की रात लगभग 10:30 बजे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून युक योल टीवी पर आए और अचानक पूरे देश में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा कर दी। कहा कि नॉर्थ कोरिया के कम्युनिस्ट शासन ने देश को खतरा है। राष्ट्रपति के इस फैसले का विरोध हुआ। घंटे भर के अंदर हजारों लोग संसद को घेर चुके थे। 6 घंटे के लिए सही, लेकिन साउथ कोरिया 40 साल बाद मार्शल लॉ की भेंट चढ़ा। शेख हसीना को छोड़ना पड़ा देश। इस साल जून में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और जनवरी में शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी थी। मोदी के शपथ ग्रहण के कुछ दिनों बाद शेख हसीना भारत आई। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में किसी विदेशी नेता की यह पहली राजकीय यात्रा थी। लगभग 1.5 महीने बाद शेख हसीना एक बार फिर भारत आई, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री नहीं। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और बांग्लादेश में 84 वर्षीय नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली। इस बार जब वह भारत पहुंची तो बांग्लादेश में लाखों छात्र और लोग सड़कों पर थे। ढाका और इस्लामाबाद के बीच गहराते रिश्ते पड़ोसी देश भारत के लिए भी चिंता का विषय इन दिनों बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश द्वारा भौतिक निरीक्षण को खत्म करने से अवैध हथियारों के नशीले पदार्थों की आवाजाही को बढ़ावा मिल सकता है। रईसी की मौत का गुमनाम रहस्य। ठिठुरन वाली ठंड, घना कोहरा और कोहरे से घिरे पहाड़ के बीच एक हेलीकॉप्टर को ढूंढने की तलाश 20 घंटे बाद पूरी हुई। इसके साथ ही दुनिया को आधिकारिक तौर पर ईरान की तरफ से बताया गया कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है। उस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला हियान बैठे थे। भारत, पाकिस्तान, रूस और चीन जैसे देशों के दोस्त के साथ इब्राहिम रईसी हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे आतंकवादी संगठनों के हिमायती भी थे।
उनके दुश्मनों की लिस्ट में अमेरिका और इसराइल जैसे देशों के साथ साथ ईरान के कुछ लोगों के शामिल होने का भी दावा किया गया। इजरायली मीडिया आउटलेट येनेट न्यूज ने ईरान इंटरनेशनल का हवाला देते हुए बताया कि खामनेई एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। वहीं सोशल मीडिया पर कई अपुष्ट रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि वो भी अभी कोमा में है। पाकिस्तान में फिर एक बार शहबाज। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए और 13 फरवरी को नतीजे आए, लेकिन सरकार का गठन 24 दिन बाद यानी 3 मार्च को शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुने गए। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब खान से अधिक वोट हासिल करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज के नाम पर मुहर लग गई। भारत और चीन के बीच बिगड़े हालात 2024 में बेहतर हुए। दोनों देशों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 से पहले की स्थिति फिर से बहाल करने पर सहमत होना उनके संबंधों में सुधार की दिशा में एक अहम कदम है। 2017 में शुरू हुए डोकलाम विवाद और 2020 में गलवान की घटना के बाद बढ़े तनाव के बीच दोनों देशों ने सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच अब गश्त बहाली और अन्य फैसलों से इस इलाके में शांति स्थापित होने की संभावना बढ़ी है। चीन के साथ भारत की मुश्किलें केवल सीमा तक सीमित नहीं है। नए साल में साउथ एशिया में चीन के व्यवहार को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। असद को छोड़ना पड़ा देश। विद्रोहियों ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन को समाप्त कर दिया। 30 नवंबर को अलेप्पो पर कब्जा करने के साथ ही विद्रोहियों ने एक भीषण युद्ध का ऐलान किया, जिसमें 8 दिसंबर को उन्हें बड़ी सफलता मिली। असद को रूस में शरण लेनी पड़ी। उस उथल पुथल ने सीरिया में असद परिवार के 50 साल से अधिक पुराने शासन और 2011 से चले आ रहे सीरियाई गृह युद्ध को करीब करीब समाप्त कर दिया। तो आज हमने आपको इस साल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।